उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि आखिर विधानसभा में पहुंचेगा। 10 सालों से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार जीत के हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से लगातार योजनाओं का ऐलान हो, नौकरियों का ऐलान हो, नियुक्ति पत्र बांटना हो, बुजुर्ग महिलाओं को फ्री यात्रा कराना हो, या तमाम योजनाओं, इनके जरिए योगी आदित्यनाथ वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे, छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार ऐसी रणनीति बना रहे हैं, तमाम योजनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसमें टैबलेट बांटने की बात हो, लैपटॉप की बात हो या तमाम चीजें हो। लेकिन चुनाव सिर्फ इतने पे नहीं है। चुनाव जब होगा, जब लोग वोट करने जाएंगे, तो कई सारे एजेंडा लोगों के ध्यान में होगा। कांग्रेस की भूमिका क्या होगी और क्या बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से रिवाइव कर पाएगी प्रदेश में, या एकदम खत्म हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दलित वोट बैंक पर अब चंद्रशेखर का भी कब्जा है। संजय निषाद पार्टी के जरिए क्या करेंगे, क्योंकि अब बीजेपी को भी वो लगातार धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी भी सत्ता से बाहर हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर, जिन पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वो टिकट बेचते हैं, हालांकि ये स्टिंग ऑपरेशन संजय निषाद के खिलाफ भी हुआ था। तो ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी हो जाता है, और इन तमाम सवालों के जवाबों के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। और इस पूरे वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि आखिर मौजूदा समय में यूपी का मूड क्या चल रहा है और यूपी की जनता किसकी तरफ देख रही है। क्योंकि मौजूदा समय में अगर आप गली चौराहे नुक्कड़ पर जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, लेकिन रह के कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जिसके बाद से उनके कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, प्रशासन पर सवाल उठता है। गांव में और शहरों में इस बात की भी चर्चा होती है कि अफसरशाही बेलगाम, अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों अधिकारियों पर लगातार ये इल्जाम लगते रहते हैं। और समाजवादी पार्टी भी इन्हीं सब मुद्दों को भी लगातार चर्चा करती है, जिसके जरिए वो लोगों से अपील करती है कि नहीं, हम आएंगे तो आपकी बात सुनेंगे, हक हुकूक की आपकी बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, तमाम चीजों की बातचीत लगातार करती रहती है। कांग्रेस की भूमिका क्या अहम होगी, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, और समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन में रहेगी तो वो काफी हद तक समाजवादी पार्टी के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है वो कई मायनों में अहम है। क्योंकि बिहार में जब 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई, और यही वजह रही कि आरजेडी का जो प्रदर्शन रहा वो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। एक वक्त लग रहा था कि तेजस्वी यादव प्रदेश में बड़ा नाम बनाएंगे, पहचान बनाएंगे, आरजेडी शायद सबसे बड़ी न सही दूसरे नंबर की पार्टी तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन कांग्रेस ने वहां ऐसा खेला किया कि आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। क्या उसी तर्ज पर एक जो चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के जो खिलाफ है वो कांग्रेस भी काम कर रही है, क्योंकि जब से कांग्रेस के नए प्रभारी आए हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी की शुरुआत हो चुकी है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक के बीच झड़प हम सबने देखी है। तो ऐसे में अब कांग्रेस और सपा के बीच भी तकरार दिख रहा है। क्या ये तकरार इसलिए है क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो जब 2029 के चुनाव आएंगे तो उस वक्त समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूती से ज्यादा सीटों पर बात करेगी, और अगर हार जाती है तो उस लिहाज से कांग्रेस भी कहेगी कि अब हम बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो तमाम चीजें हैं जिन चीजों को लेकर प्रदेश में अब बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। इसी बीच एक चर्चा ये भी हुई बीजेपी के दृष्टिकोण से, क्योंकि बीजेपी की नई टीम बनी, बीजेपी से कई राष्ट्रीय टीम में जगह जो है उत्तर प्रदेश के नेताओं को मिली है, हरीश द्विवेदी को जगह मिली है, मरपारे मौल्या को मिली है, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको यूपी से जगह मिली है। लेकिन क्या वो ग्राउंड पर काम कर पाएंगे, क्या वो वोट बैंक को प्रभावित कर पाएंगे, या वो सिर्फ एक मैच कार्यकर्ता बनकर रह जाएंगे। क्योंकि बीजेपी की स्थिति भी लगातार दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, चाहे वो बढ़ती महंगाई का मसला हो, चाहे चीनी के दाम बढ़े हो, चाहे जिस तरीके से E20 का मुद्दा हो, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। अब भले से E20 का मुद्दा केंद्र का हो, लेकिन प्रभावित तो उत्तर प्रदेश के लोग भी हो रहे हैं, और बीजेपी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो क्या उसका मुद्दा भी बीजेपी खिलाफ जाएगा, क्योंकि नाराजगी तो E20 को लेकर लोगों में है, और कई लोग इस बात को कहते नहीं है लेकिन नाराज वो भी हैं। और इसमें एक वो वर्ग भी है
जो बीजेपी का कोर वोट भी माना जाता है। तो ऐसे में क्या वो बीजेपी को हराएगा? क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव जब हुए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपना बूथ तक हार गए। तो ऐसे में ये भी बड़ा सवाल रहेगा कि जब जहां पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार जाए, अपनी विधानसभा हार जाए, तो पार्टी का जनाधार लगातार धीरे धीरे खोता जा रहा है। ये तमाम मसले हैं। और क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ बड़े चेहरे होंगे? उनको टीम का किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा? क्या उन्हें फ्री हैंड, जो एक चर्चा चली कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दे दिया गया है, टिकट बंटवारे की बात हो चाहे कोई बात हो, क्योंकि ऐसे तमाम रिपोर्टों में आया था कि लोकसभा चुनाव के वक्त योगी आदित्यनाथ ने कई सांसदों और कई उम्मीदवारों की टिकट काटने की वकालत की थी। उस वक्त तब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी बात को नहीं सुना था और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अगर बहुमत से दूर रही तो उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ी भूमिका रही। और क्या योगी आदित्यनाथ के हाथ में अब फ्री हैंड रहेगा? क्योंकि एक चर्चा तो आई कि करीब 200 के आसपास टिकट काटे जाएंगे, जिन्हें 2022 में उम्मीदवार बनाया गया था। कई विधायकों के टिकट काटे जाएंगे क्योंकि विधायकों के खिलाफ लोकल लेवल पर नाराजगी बहुत ज़्यादा है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। विधायकों पर खासकर बीजेपी के विधायकों पर ये आरोप लगातार लगते रहते हैं कि बीजेपी के विधायक किसी की सुनते नहीं, जनता के बीच जाते नहीं, मनमानी करते हैं। अब आते हैं छोटे छोटे दलों की तरफ, जिसमें संजय निषाद हुए, अनुप्रिया पटेल हुई, ओम प्रकाश राजभर हुए। ये वो लोग हैं जो राजनीतिक तौर पर एक पर्टिकुलर वोट बैंक को लेकर लगातार बातें करते रहते हैं। उनका कहना है कि उनके पास ये 8%, 10%, 12%, जो भी एक अनुमानित संख्या ये लोग बताते हैं कि इतने वोट बैंक का लगातार दावा करते हैं। और आरक्षण को लेकर वैसे भी अब मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। आरक्षण की अगर बात करें तो उसमें आर्थिक सुधारों की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ संजय निषाद का कहना है कि भाई अगर हमें SC ST में शामिल नहीं किया गया, यानी निषाद समाज को, निषाद, केवट, मल्लाह, जो भी उस वर्ग के मछुआ समाज के लोग हैं, तो बीजेपी को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये लोग उनके खिलाफ जाकर वोट करेंगे। और क्या वो ये सिर्फ आरक्षण की राजनीति इसलिए की जा रही है कि टिकटों की संख्या बढ़ाई जा सके? क्योंकि इस तरह के नेताओं पर अक्सर ये आरोप भी लगते रहते हैं कि इनके पास जितनी सीटों की संख्या आएगी उतने ज़्यादा करोड़ रुपए इनके पास हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हाल ओम प्रकाश राजभर का है, जो पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं। और ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर डेली उनका 1-2 सोशल मीडिया पोस्ट ऐसा आता है कि जुबानी जंग अखिलेश यादव के साथ उनकी रहती है। तो क्या वो बीजेपी के आलाकमान को इस कदर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीटों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाए? अनुप्रिया पटेल खुल करके अभी कोई बयानबाजी उनकी तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से तो नहीं हो रही है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच भी सियासी घमासान की शुरुआत हो चुकी है। तो ये तमाम मसले ऐसे हैं कि जिन पर चर्चा हो रही है, जिन पर अब अगर आप पूरे प्रदेश में कहीं जाएं तो लोग इन मसलों पर बातचीत कर रहे हैं और लोग अभी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं या साइलेंट हो गए हैं। अब ये जो साइलेंट वोटर है वो बीजेपी को नुकसान करेगा या फायदा पहुंचाएगा, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे अब चुनाव और नज़दीक आता जाएगा, कई सारी रणनीतियां लगातार और बनती जाएंगी और लोगों का मूड भी उसी हिसाब से बदलता जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी तमाम योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, उन योजनाओं के ऐलान को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो रही हैं कि ये आखिर वोट बैंक को प्रभावित कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।